हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएससी 24/7 पाठशाला में। इस पाठशाला में अभी हम कर रहे हैं वोकैब संग्राम और इस वोकैब संग्राम में हम कर चुके हैं अभी तक 4 क्लासेस इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें हम अभी तक 60 इडियम्स पढ़ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इनको कवर किया है और इतने अच्छे तरीके से हमने इन इडियम्स को याद किया है कि इन्हें हम कभी भी जिंदगी में भी अपनी नहीं भूल सकते। तो ऐसे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर आज की अपनी 5वीं क्लास। पहला जो ईडीएम है हमारा बच्चों वो है अ सी चेंज। देखो अ सी चेंज क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा गहरा या पूर्ण परिवर्तन हो जाना, और प्रोफाउंड और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। देखो अ सी चेंज का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं एक एग्जाम्पल से, जो कि एक एग्जाम्पल फिक्टिशियस नहीं है, बिल्कुल रियल लाइफ वाला है। हमारा एक दोस्त था, ठीक है मतलब अभी भी है, जिंदा है, ठीक है। ये इसके हाथ, ये इसके पैर, ये सुनहरे से बाल, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत दिखता था, बहुत ही हैंडसम बंदा था। और ये जो था एकदम, इसके जो बोलने का स्टाइल था बिल्कुल गरज वाला था। इसकी आवाज में इतनी गरज होती थी कि जो भी पर्सन इसे सुनता था कभी कभी वो डर जाता था कि भाई ये मारने पीटने तो नहीं आ रहा। कोई प्यार से भी बात करता था तो इतनी गरज वाली आवाज के साथ करता था, ठीक है। फिर इसके साथ अभी कुछ महीने पहले एक दुर्घटना घटी। तो सुखद दुर्घटना हो इसके लिए या दुखद हो वो हम नहीं जानते, वो यही बता सकता है, ठीक है। मई के महीने में इसके साथ एक दुर्घटना घटी, इसकी शादी हो गई, ठीक है। जब इसकी शादी हुई तो उसके बाद से ये हमें मई के बाद से अब मिला है सितंबर में, ठीक है। सितंबर के महीने में ये हमसे मिलने आया। तो जब ये पहले हमसे मिलता था तो ऐसे मिलता था जैसे कि ये हमसे लड़ रहा हो। इसकी आवाज में इतनी गरज रहती थी, इतना भारीपन रहता था और बहुत ही एनर्जी के साथ बात करता था, एकदम फ्लो में, ठीक है। लड़ने के लिए हमेशा तैयार, बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार। लेकिन अब अगर ये हमसे मिलने आया तो इसका जो बिहेवियर था, ठीक है, इसकी जो आवाज थी, जो इसकी आवाज में जो गरज थी, वो गरज इतनी कम हो चुकी कि अब ये जो शेर की गरज थी ये बिल्ली की मियाऊ लग रही थी। एक कैट वाली वॉइस हो गई थी, किससे? एक शेर से, ठीक है। तो जो इसकी शेर की गरज थी वो अब चेंज हो चुकी थी बिल्कुल कैट वाली आवाज में। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही वाला हमारा दोस्त है जिसके साथ हम बैठ के बातें करते थे, जिसकी आवाज में इतना वजन रहता था कि सब लोग सुनते थे और ये कहते थे कि ये लड़ रहा है, बात कर रहा है, बहस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इतना कंफ्यूज कर दिया इसके बिहेवियर ने हमें कि हम पहचान नहीं सकते इसको। बिहेवियर के हिसाब से शक्ल पहचान में आ रही है कि हाँ ये वही हमारा दोस्त है, लेकिन आत्मा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी और की घुस गई है। तो जब इसकी शादी हुई तो देखो, अब इसका मानना ये है, इसने हमसे कहा कि भाई मैं पहले भी शेर था, आज भी शेर ही हूं, बस फर्क इतना है कि इसके ऊपर दुर्गा विराज गई है, ठीक है। इसके ऊपर दुर्गा माता विराज गई है। तो अब पहले तो ये शेर था, शेर वाली आवाज के साथ, लेकिन अब जो इसकी गरज है वो तभी निकलती है जब ये दुर्गा माता चाहती हैं, ठीक है। हमारे लिए दुर्गा माता और उनके लिए उनकी धर्मपत्नी, ठीक है। तो शेर ये अभी भी है, बस क्या हुआ कि इनके ऊपर दुर्गा विराज गई है। तो ये जो इतना बड़ा चेंज आया है इसके बिहेवियर में, इसी के लिए ये ईडियम यूज हुआ है, अ सी चेंज, ठीक है। एक समुद्र के बदलने जितना परिवर्तन हो जाना। क्लियर है यहां तक सभी को? अ प्रोफाउंड और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, एक गहरा या पूर्ण परिवर्तन हो जाना। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, बिफोर मैरिंग टू मोनिक माई फ्रेंड वॉज लाइक अ लायन एंड नाउ वी सी अ सी चेंज इन हिज टोन विच इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल नाउ। क्लियर है यहां तक सभी को? मोनिक से शादी करने से पहले जो मेरा दोस्त था वो कैसा था? एक शेर की तरह था, ही वॉज लाइक अ लायन। और अब उसमें एक सी चेंज देखने को मिला है, यानी कि वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। उसकी जो टोन थी वो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही थी। और ऐसा वाकई में हुआ, जब वो दोस्त हमारे सामने आया हम पहचान ही नहीं पा रहे थे कि हमारा दोस्त कहाँ गया है, इसकी आत्मा निकाल के कहाँ किसने किसके शरीर में डाल दी है, किसकी आत्मा है जो हमसे बात कर रही है, क्योंकि ये हमारा दोस्त नहीं है। कहाँ से आया था वो, कहाँ गया, उसे ढूंढो, वो वाले गाने की याद आ रही थी उस समय हमें उसे देख के, ठीक है। तो अ सी चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी एक ऐसा बड़ा परिवर्तन हो जाना जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। नेक्स्ट आता है हमारा अ हरक्यूलियन टास्क। अ हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? लोहे के चने चबाना, यानी कि एक ऐसा कठिन कार्य करना जिसमें बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस एफर्ट लगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लगे उस मिशन को अकम्प्लिश करने में। एक बहुत कठिन या असाधारण प्रयास मांगने वाला कार्य। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस इन अ मंथ वाज अ हरक्यूलियन टास्क येट शी टैकल्ड इट विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन।
देखो एक स्कूल का जो सिलेबस होता है पूरे साल का, उसने कब तक खत्म कर दिया? 1 महीने में खत्म कर दिया, जो कि वाकई में क्या है, अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क है। वो भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कंसिडरेशन, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो खत्म कर दिया, और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ उसने 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, निपटा दिया। क्लियर है? तो उसने क्या करा, एक हरक्यूलियन टास्क करा, एक बहुत ही कठिन कार्य करा, जिसके लिए बहुत ही एफर्ट लगता है, बहुत ही स्ट्रेंथ लगती है, और उसने कितने समय में खत्म कर दिया? 1 महीने में। तो ये जो काम उसने करा है, क्या है? ये एक हरक्यूलियन टास्क है। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट है हमारा अलॉट ऑन वंस प्लेट। अलॉट ऑन वंस प्लेट क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे कि करवा चौथ आने वाला है अगले महीने, तो जो किसी की धर्मपत्नी होगी वो क्या करेगी? थाली सजाएगी। अब उसको क्या करना है, पति ने डिमांड करी है कि उसे समोसा भी चाहिए इस थाली में, ठीक है, और उसको शाही पनीर भी चाहिए, ठीक है, शाही पनीर भी चाहिए, और नीचे की तरफ स्टफ नान भी होने चाहिए, ठीक है, स्टफ नान भी चाहिए। अब कुछ चीजें प्लेट से बाहर भी जा रही हैं। देखो, उसने कहा है कि खीर भी चाहिए, ठीक है, खीर के साथ साथ अगर मूंग की दाल का हलवा हो जाए तो मजा ही आ जाए। मूंग की दाल का हलवा, ठीक है, मूंग की दाल का हलवा ये भी चाहिए, ठीक है। अब पति ने तो डिमांड कर दी, ठीक है, लेकिन अब देखो इस प्लेट में ये सब लगाने का काम किसका है? ये उस धर्म पत्नी का है। तो करवा चौथ वाले दिन उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई? समोसा भी उसे बनाना है, शाही पनीर भी बनानी है, स्टफ नान भी बनाना है, मूंग की दाल का हलवा भी बनाना है, और क्या बनाना है? खीर भी बनानी है। तो ये सब क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं तब, जबकि वो करवा चौथ के व्रत में भी होगी, है ना, उसका फास्ट भी होगा, उसको फास्ट रखते हुए ये सारी जिम्मेदारियां निभानी है। तो अ लॉट ऑन वंस प्लेट क्या हो गया? ये सब खाना नहीं होगा, इस खाने को बनाना होगा, ठीक है। हैविंग टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क टू हैंडल एट वंस, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का या फिर बहुत सारे कामों को एक साथ करना, ठीक है, ये क्या होता है? अलॉट ऑन वंस प्लेट। उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो ये सब क्या है? अलॉट ऑन वंस प्लेट है, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां या काम का एक साथ होना। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, जगलिंग अ डिमांडिंग जॉब विद इवनिंग क्लासेस लेफ्ट हिम विद अ लॉट ऑन हिज प्लेट, येट ही मैनेज्ड टू फोकस्ड, ठीक है, येट ही मैनेज्ड टू स्टे फोकस्ड, यानी कि जॉब करने के साथ साथ वो इवनिंग की क्लासेस जो है वो भी कर रहा है, जो कि उसकी प्लेट में बहुत सारी जिम्मेदारियों को ऐड कर रहा है, ठीक है। अ लॉट ऑन हिज प्लेट हो गया ये सब, उसके लिए क्या हो गया? बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई। तो उसके बावजूद वो क्या कर रहा है? वो फोकस कर रहा है, ठीक है, ही स्टे फोकस्ड। क्लियर है? तो अ लॉट ऑन वंस प्लेट क्या हो गया? बहुत सारी जिम्मेदारियों को एक समय पे निभाना, ठीक है। फिर आता है हमारा 64 अ 9 डेज वंडर। अ 9 डेज वंडर से मेरे को एक बहुत ही बढ़िया सी स्टेटमेंट याद आई है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट ने बताई थी, और ये बिल्कुल परफेक्ट फिट भी होता है। जैसे कि न्यूज में बहुत चर्चा में रहा था एक डायलॉग, ठीक है, एक बहुत ही हमारे फेमस इंसान ने बोला था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने इसके बाद की तीसरी लाइन बोली, तो मीडिया का जो कैमरा और माइक था, ठीक है, मीडिया वालों का जो कैमरा और माइक था वो बंद हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया, और जो तीसरी लाइन है वो कभी भी पब्लिक को सुनाई ही नहीं पड़ी, ठीक है, वो कभी भी सच में नहीं सुनाई पड़ी। और वो तीसरी लाइन बच्चों क्या थी? वो ये थी कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल पड़ेंगे, और देश का सारा पैसा उसी झोले में है, ठीक है, देश का सारा पैसा कहां है? उसी झोले में है, ठीक है, देश का सारा पैसा उसी झोले में है। तो हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे, और देश का सारा पैसा उसी झोले में भर चलेंगे। तो ये उसकी तीसरी लाइन थी, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन थी बच्चों, वो तो आज तक सेंसेशन में है, बहुत ही चर्चा में है, लेकिन क्या उसका कोई भी शीर्ष है? नहीं है। लेकिन देश का सारा पैसा वाकई में उसी झोले में हो सकता है, ठीक है, जो कि आपने नहीं सुना। चलो वापिस आते हैं। और 9 डेज वंडर क्या होता है? कुछ भी ऐसा जो बहुत ही चर्चा में रहता है, लेकिन कुछ ही समय के लिए, फिर थोड़े समय बाद वो भुला दिया जाता है, ठीक है। समथिंग दैट क्रिएट्स अ ब्रीफ सेंसेशन बट इज सून फॉरगॉटन, ठीक है, बहुत ही जल्द भुला दिया जाता है। जैसे कि पॉलिटिशियंस बोल्ड प्रॉमिस वाज अ 9 डेज वंडर क्विकली फेडिंग फ्रॉम पब्लिक मेमोरी। जैसा कि इसके लिए एक और एग्जांपल मैं सेट कर सकता हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। देखो, इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है? इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है? एक एमएलए या फिर एमपी, ठीक है,
एमएलए एमपी क्या करते हैं, आपको एक साफ सुथरे रोड पे, ठीक है, जो रोड बिल्कुल साफ है, वहां पे आपको ये लोग झाड़ू लगाते हुए भी दिख सकते हैं, ठीक है, झाड़ू लगाते हुए दिख सकते हैं, कूड़ा बीनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन के 9 दिन खत्म होंगे, ठीक है, इलेक्शन को 9 दिन हो चुके होंगे, वोट डाले हुए आप लोगों को 9 दिन बीत चुके, ठीक है, तब उसके बाद आपको ये पूरे 4 से 5 साल बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं। इनकी शक्ल तक देखना बहुत ही ऐसा हो जाएगा कि वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा, ठीक है, जो कि शायद ही कभी हो पाए मुमकिन, ठीक है। तो इनकी शक्ल आपको कभी भी नहीं दिखेगी पूरे 5 साल के टेन्योर में। लेकिन जब वोट मांगने आएंगे तो ऐसे बड़े बड़े वादे करेंगे कि इस रोड को तो हम ऐसा बना देंगे कि जैसे अमेरिका कहता है कि इंडिया को कहता था कि तू क्या है बे, आज हम कहेंगे हमारा रोड देख बे, तू क्या है अमेरिका, देख हमारा रोड कितना चमक रहा है, तेरी शक्ल से ज्यादा चमक रहा है, तेरे पास है ऐसा रोड जैसा हमने बनाया। ऐसे ऐसे वादे किए जाएंगे, लेकिन वो वादे क्या होंगे, 9 दिन में डिसअपियर हो जाएंगे। 9 दिन के अंदर ये वादे जो है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे। फेड का मतलब गायब हो जाएंगे। द पॉलिटिशियंस बोल्ड प्रॉमिस वॉज अ 9 days वंडर क्विकली फेडिंग फ्रॉम पब्लिक मेमोरी। पब्लिक भी इसे भुला ही देगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि होना हवाना कुछ नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा अ पेनेलोप्स वेब। अ पेनेलोप्स वेब क्या होता है बच्चों, अ टास्क दैट इज एंडलेसली प्रोलॉन्ग्ड और नेवर कंप्लीटेड, ऑफन डेलिबरेटली। एक ऐसा कार्य जो अंतहीन रूप से लंबा खिंचता रहे या कभी पूरा ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, रिवाइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट रिपीटेडली फेल्ट लाइक अ पेनेलोप्स वेब एज द ऑथर कुड नेवर डीम इट परफेक्ट। जो ऑथर है वो अपनी स्क्रिप्ट को बार बार रिवाइज करे जा रहा है, लगातार रिवाइज करे जा रहा है, जो कि एक अंतहीन रूप से खिंचती जा रही है, ठीक है। जो भी वो बुक लिख रहा है, जो भी वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसको वो बार बार रिवाइज करे जा रहा है, उसमें चेंजेस करे जा रहा है, जो कि एक अंतहीन रूप से खिंचती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि कभी पूरी ही नहीं होगी। तो ये क्या हो गया है, अ पेनेलोप्स वेब हो गया है, क्योंकि अंतहीन रूप से खिंचता चला जा रहा है। क्लियर है। तो कोई भी चीज जो एंडलेसली खिंचती चली जाए, एंडलेसली प्रोलॉन्ग्ड और नेवर कंप्लीटेड ऑफन डेलिबरेटली, उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम अ पेनेलोप्स वेब। नेक्स्ट है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, यानी कि एक ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति और ऐसा कुशल व्यक्ति जो हर एक चीज को संभाल सके, उसके लिए हम यूज करते हैं अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, ठीक है। समवन हु इज रिलायबल एंड कैन बी ट्रस्टेड टू हैंडल थिंग्स कॉम्पिटेंटली, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसेमंद हो और कार्य को कुशलता से संभाल सके। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, द न्यू टीम लीडर प्रूव्ड टू बी अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स स्टीयरिंग द प्रोजेक्ट टू सक्सेस विद प्रिसीजन, यानी कि जो नया टीम लीडर है वो साबित हुआ है एक सुरक्षित हाथ, एक भरोसेमंद व्यक्ति, ठीक है, जो कुशलता के साथ हर एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, सफल कर रहा है, प्रिसीजन के साथ, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल परफेक्शन के साथ हर एक प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, वो बिल्कुल सफल बना रहा है। तो वो जो टीम लीडर है वो क्या है, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड है, उसके हाथों में जो प्रोजेक्ट आ जाएगा वो हमेशा सफल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, भरोसेमंद जो व्यक्ति होता है, जो भरोसे वाला होता है, वही भरोसा तोड़ भी देता है। तो जो आपका भरोसा तोड़े, आप उसके दोनों हाथों को तोड़ दो, ठीक है, हाथों को तोड़ डालो, ठीक है, दोनों हाथों को तोड़ डालो। अब इससे क्या होगा कि जब कभी आपके हाथ खराब होंगे तो आप इन दोनों हाथों का इस्तेमाल करना, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करने की तिथि तक आपको इसको एक बहुत ही बेहतरीन से टेम्परेचर में भी रखना पड़ेगा ताकि ये डिकम्पोज ना हो, ठीक है। खैर, ये थी बकवास की बात। जो मेन बात है वो यहाँ पे क्या है कि सुरक्षित हाथों का होना, यानी कि किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ काम करना, उसको कोई भी जिम्मेदारी सौंपना जो उसे कुशलता के साथ निभा सके और जिसपे हमें बहुत ज्यादा भरोसा हो। क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट आता है हमारा अ सोर पॉइंट। देखो, अ सोर पॉइंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक महिला मित्र थी, ठीक है, ये इसकी आंखें, ठीक है, ये इसकी मुस्कान, ये लंबे लंबे से बाल, ये इसने पहना है यहाँ पे घाघरा, ठीक है, ये इसके पैर और ये रहे इसके हाथ, ठीक है, ये रही उंगलियां। तो ये जो आपकी महिला मित्र थी, ठीक है, एक पुरुष भी था इसके साथ जिसकी ये महिला मित्र थी, ठीक है, ये बेचारा अब रो रहा है। क्यों रो रहा है, देखो, इसके भी सुनहरे बाल बना देते हैं थोड़े छोटे लड़की से। देखो, पॉइंट पर आते हैं। ये जो पुरुष था, इसकी एक महिला मित्र थी जो इसको छोड़ के चली गई। फिर ये जो पुरुष है, इसके छोड़ने के बाद बहुत ही दुख में था,
ठीक है। तो दुख में इसने अपने 4 दोस्तों को बुलाया, ठीक है। जो 4 दोस्त थे वो क्या लेकर आए, 4 बोतल वोडका, ठीक है, 4 बोतल वोडका लेकर आए। अब जब ये 4 बोतल वोडका लेकर आए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैठक लगेगी। अब जब बैठक लगी तो एक बंदे ने पूछा, ये जो 4 दोस्त थे, ठीक है, इनमें से एक ने पूछा, भाई भाभी कहाँ है, ठीक है, भाई भाभी कहाँ है, भाभी आजकल दिखती नहीं तुम्हारे साथ। तो ये जो पॉइंट निकला यहाँ पे, जो भाभी की चर्चा हुई, ये क्या होगा, ये इस पुरुष के लिए दुख का कारण बनेगा, ठीक है, ये दुख का कारण बनेगा, एकदम एंडलेस पेन। क्या बन जाएगा ये, एकदम एंडलेस पेन, ठीक है, बिल्कुल मिजरी, ठीक है, मिजरी का कारण बन जाएगा। तो यहां पे ये जो पॉइंट निकला, ये जो ऐसी चर्चा हो रही है, ये क्या है, ये एक दुख का कारण है, ये एकदम अंतहीन दुख का कारण है इस बेचारे के लिए। तो जब जब ऐसी कोई भी चर्चा होती है जिसका जो परिणाम होता है वो सिर्फ दर्द होता है, एम्बैरेसमेंट होती है या फिर डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम अ सोर पॉइंट, a subject or issue that causes pain, embarrassment or discomfort when mentioned। एक ऐसा विषय जो चर्चा करने पर दुख या असहजता पैदा करता हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अ सोर पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, हिज डिसीजन टू अबैंडन द फैमिली बिजनेस रिमेन्स अ सोर पॉइंट ड्यूरिंग गैदरिंग्स विद रिलेटिव्स। यानी कि जब भी रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स की गैदरिंग होती है, तब एक ऐसा पॉइंट आता है जब इस हिज ने, जिसके लिए भी हम ये यूज कर रहे हैं प्रोनाउन हिज, इसने एक फैसला लिया था। क्या फैसला था, कि ये अपने पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर यहां पर मोमोज बेचेगा, ठीक है। अब मोमोज बेचेगा तो मोमोज इसका बिका नहीं, क्योंकि इसने महिला मित्र के साथ टाई अप किया था कि महिला मित्र मोमोज बनाएगी, ये अकाउंट संभालेगा। अब महिला मित्र तो छोड़ के चली गई तो बेचारे के मोमोज बने नहीं। अब मोमोज बनेंगे नहीं, इसको आते नहीं, तो कैसे बनाएगा, तो ये उठा के लाया एक पर्सन को, ठीक है। अब ये जो नेपाल से इंसान आया था, इसने मोमोज बनाना चालू करा, लेकिन जैसे ही इसने पैसा कमाया थोड़ा सा तो ये भाग गया। तो अब इसका जो बिजनेस चला मोमोज का, वो चलते के साथ ही ठप पड़ गया, ठीक है, बिल्कुल शुरू होते के साथ ही ये धड़ाम से गिर पड़ा। तो अब इन्हीं सब चीजों के बारे में जब गैदरिंग्स में चर्चा होगी तो ये क्या होगा, ये दुख का कारण होगा, ठीक है, ये दुख का कारण होगा कि बदतमीज सा बच्चा, बताओ, फैमिली बिजनेस जब इतना अच्छा चल रहा है, उसे छोड़ के क्या कर रहा है, मोमोज बेचने जा रहा है। तो जब भी ये फैमिली गैदरिंग्स में बात उठेगी तो ये क्या होगा, अ सोर पॉइंट होगा, यानी कि दुख का कारण होगा इस हिस के लिए, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे, जो कि है अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील क्या होता है बच्चों, अ फेयर डील एंड ऑनेस्ट अरेंजमेंट और ट्रांजैक्शन, यानी कि एक निष्पक्ष और ईमानदार समझौता। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, द कंपनी एंश्योर्ड अ स्क्वायर डील बाय ऑफरिंग ट्रांसपेरेंट टर्म्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज। यानी कि जो कंपनी है वो इंश्योर करती है एकदम निष्पक्ष समझौता अपने कर्मचारियों के साथ, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो ऑफर कर रहा है ये स्क्वायर डील में, वो क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टर्म्स है, जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं, ठीक है। बहुत ही ईमानदारी के साथ ये सब चीजें एम्प्लॉयर्स से साझा की जा रही हैं, बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार समझौता। तो उसके लिए यूज करते हैं अ स्क्वायर डील। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अ स्टैंडिंग जोक। देखो, एक कमीशन है हमारा जिसका नाम है सुपर स्कैम कमीशन, सुपर स्कैम कमीशन। अब इसके जो चेयरमैन हैं वो क्या है, वो हंसने का पात्र हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक मजाक का पात्र बन चुके हैं। उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल अंडाकार शेप में है, ठीक है, एक सड़ा हुआ अंडाकार शेप में उनका चेहरा लगता है। और अगर यकीन नहीं होता तो किसी भी यूट्यूब की वीडियो पे जाकर के देखो, आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो पे जब सर्च करोगे कि एसएससी स्कैम्स वगैरह, तो वहां पे कमेंट सेक्शन खोलना, तो लोगों ने क्या कर रखा है, इनका सड़ा हुआ अंडाकार शेप का जो चेहरा है, उस चेहरे के साथ यहां पर कमेंट आया होगा कि मैंने तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी है, ठीक है, सबकी फील्डिंग सेट है, एक पैसा नहीं दूंगा, रोड बना के नहीं, ठीक है, 100 रुपए ले रहे हैं तो रोड बना रहे हैं, जान नहीं देता नौकरी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस तरीके के कमेंट्स वगैरह में आपको ये अंडाकार चेहरा, अंडाकार शेप का चेहरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेयरमैन है सुपर स्कैम कमीशन के, ठीक है।
तो ये क्या बन चुके हैं, अभी बिल्कुल मजाक का पात्र बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कमा के बैठ चुके, लेकिन अब दूसरे बच्चों से कह रहे हैं कि हम तो ट्रेन में धक्के खा के जाते थे, तुम्हारे पास कम से कम बसें तो हैं, ठीक है, तुम्हारे पास वॉल्वो तो हैं, हम तो ट्रेन के टॉयलेट्स के पास बैठकर जाते थे। तो ये चाहते हैं जैसा कि हम पहले जी रहे थे वैसे ही अभी भी जीते रहें, बल्कि उससे पीछे आ जाएंगे तो कोई दुख की बात नहीं है, ठीक है। या फिर जैसा कि इन्होंने सिस्टम प्रोवाइड करा है वो भी क्या है, आजकल के समय पे बिल्कुल स्टैंडिंग जोक है, बिल्कुल ऐसा नियमित रूप से चीज है जो मजाक का विषय बनी हुई है। इनके जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को छोड़ो, चलो आपको एक बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूँ, ठीक है। इनका जो एग्जाम सेंटर है ऊपर एक स्पा है, ठीक है। ये चाहते हैं जब आपका एग्जाम खराब हो जाए तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी मसाज ले लेना। भले ही थाईलैंड वाली बॉडी मसाज ना मिले, लेकिन इंडिया वाली बॉडी मसाज यहाँ इस स्पा में मिल जाएगी, ठीक है। यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ पे अभी फोटो भी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये जो फोटो लगी हुई है ये उसी की है, ठीक है। चलो अब इस फोटो को हटा देते हैं, फिलहाल हम अपने ईडीएम पे आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सुपर स्कैम कमीशन की तरफ से मजाक ही है ना, जो अभी हाल ही में क्या बने हुए हैं, मजाक के पात्र बने हुए हैं। तो यही सब होता है स्टैंडिंग जोक। देखो ये जो इडियम्स होते हैं रियल लाइफ में कितने एप्लीकेबल होते हैं, साथ ही साथ ये जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बताओ ये सब भी ये हमारे इडियम को पढ़ाने में कितनी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग जोक है इसके बारे में चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समथिंग दैट इज रेगुलरली मॉक्ड और लाफ्ड एट, यानी कि जिसके बारे में नियमित रूप से हंसा जा सके, जिसका मजाक उड़ाया जा सके, कुछ ऐसा जो नियमित रूप से मजाक और विषय का पात्र बना रहे। His obsession with outdated gadgets has become a standing joke among his tech savvy। अब कहो तो यहाँ पे मैं सिस्टम वाली बात करूं, देखो यहाँ पे जो सिस्टम है, अभी हम 2025 में जी रहे हैं, ठीक है, जहां पे 12,000 15,000 में एक गेमिंग सिस्टम बन जाता है, वहां पे ये यूज कर रहे हैं i3 का प्रोसेसर, और उस पर लिखा रहता है सेकेंड या थर्ड जनरेशन या जो भी जनरेशन है, मतलब इतनी पुरानी जनरेशन है कि क्या बताएं, ठीक है, जिसमें है कम से कम 80-84 GB की रैम होगी, ठीक है। ये तो मैंने ज्यादा बोला, अरे रैम नहीं होती भाई इतनी, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, 80-84 GB की हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, 2 या 4 GB का रैम होगा, ठीक है। जीपीयू की तो सोचना भी मत कि तुम्हें जीपीयू देखने को मिल सकता है, ठीक है। जीपीयू जैसी चीज अगर ये सुपर स्कैम कमीशन प्रोवाइड कराने लगे ना, तो यकीन मानना कि तुमसे 100 रुपए की जगह ये कहेंगे 1500 रुपए दो एक एग्जाम फॉर्म भरने के, और एग्जाम में जब हम क्वेश्चन गलत पूछेंगे तो उसकी गिनती होगी 20, साफ बोल के कहेंगे, और 20 जब गलत पूछे जाएंगे तो उस पे लगाएंगे 2,000 रुपए पर क्वेश्चन, भरो चलो, ठीक है। तो जीपीयू की उम्मीद मत करना कि तुम्हें जीपीयू यहां कभी देखने को मिलेगा। जैसे कि लिखा है, इज ऑब्सेशन विद आउटडेटेड गैजेट्स हैज बिकम अ स्टैंडिंग जोक अमंग हिज टेक सेवी फ्रेंड्स। उसके दोस्त जो हैं वो टेक सेवी हैं, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले फोन यूज करते हैं, और आप उनके सामने बताओ नोकिया का कीपैड वाला फोन लेके चले गए तो क्या होगा, वो एक स्टैंडिंग जोक बन जाएगा। क्लियर है? चलो आगे आते हैं अपना अबाउट फेस या फिर अबाउट टर्न। ये जो फेस और टर्न है दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है, अबाउट फेस या फिर अबाउट टर्न। जैसे कि इसका मतलब होता है अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन और डायरेक्शन, यानी कि दृष्टिकोण, राय या दिशा में पूर्ण परिवर्तन हो जाना। जैसे कि एक पॉलिसी चल रही थी अभी वर्क फ्रॉम होम नाम की, ठीक है। अब इस मैनेजर को क्या हुआ, एकदम से इसको अबाउट टर्न हो गया, इसकी राय बदल गई, इसकी दिशा में परिवर्तन आ गया, दृष्टिकोण बदल गया इसका, ठीक है। इस पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई इंसान घर पे बैठ के काम क्यों कर रहा है, मेरे ताने क्यों नहीं सुनने के लिए कोई यहाँ ऑफिस में आया है, ठीक है। तो इसने क्या करा कि जो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी है उसके बारे में बिल्कुल अबाउट टर्न कर दिया, यानी कि बिल्कुल रिवर्सल कर दिया अपने एटीट्यूड में, और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी टीम जो है वो बेविल्डर्ड हो गई, ठीक है। बेविल्डर का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। कंफ्यूज के लिए और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, परप्लेक्स यूज कर सकते हैं, परप्लेक्स्ड, ठीक है, या फिर इसके लिए बैफल्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पजल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो पजल, बैफल्ड, ठीक है, बफल्ड नहीं है, बैफल्ड है, परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड हो जाना, बेविल्डर्ड हो जाना, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारे कर्मचारी थे, टीम थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई कि ये हम घर से अच्छा खासा काम कर तो रहे थे, ये मैनेजर के सर में कौन सा कीड़ा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अबव पार। देखो जैसे सुपर स्कैम कमीशन में अभी एग्जाम चल रहे हैं,
ठीक है। सपोज करो एडिक्विटी के जमाने में आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, जो कि लग रहा था आपको बिल्कुल सही सही है, जो कि गलती से सही हो भी जाते हैं, ठीक है, एडिक्विटी भी उसको सही कर देता है। और बाकी के 80 क्वेश्चन में आपको इतना पता है 120 को तो बहुत कम होते हैं, तो बाकी के जो बचे 80 क्वेश्चन उसमें आप मार के आए तुक्का, ठीक है। अब तुक्के से गलती से आपके इसमें से कम 60 क्वेश्चन जो है सही हो गए, तो आपके टोटल कितने सही हो गए? 180 क्वेश्चन आपके सही हो गए, यानी कि 200 में से आपके कितने नंबर बनेंगे? 180, और 20 नंबर का यहां से नेगेटिव काट दो, ठीक है, यानी कि 20 जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो यानी कि कितने हो गए? 5 हो गए। 5 मार्क्स इसमें से कम कर दो, तो टोटल आपके जो आए हैं वो आए हैं 175 मार्क्स, है ना। 175 मार्क्स आपके गलती से आ गए, जबकि आप अपेक्षा कितने की कर रहे थे? 120 की। 120 में से भी जो तुक्के मारे थे, फिर आप सोच रहे थे 80-90 ही आएंगे, क्योंकि नेगेटिव भी लग जाती है, तो गलती से आपके तुक्के बिल्कुल परफेक्ट हो गए और आपके मार्क्स आ गए 175। तो आपने जितना सोचा था, जो आप अपेक्षा कर रहे थे कि हमारे नंबर बहुत गंदे आएंगे, उसके अपेक्षा के अनुसार यहां पे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। तो अबव पार उसी के लिए यूज होता है, यानी कि बेटर देन एवरेज और एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था औसत या अपेक्षा से बेहतर रिजल्ट आना। फॉर एग्जाम्पल, हर मेटिकुलस प्रिपरेशन रिजल्टेड इन अ परफॉर्मेंस दैट वाज कंसिस्टेंटली अबव पार इन एवरी टेस्ट, ठीक है। हर मेटिकुलस प्रिपरेशन, उसकी जो प्रिपरेशन थी, जो उसकी प्रिपरेशन का परिणाम आया, वो हर एक टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस का जो परिणाम था वो उसकी अपेक्षा से बहुत बेहतर था, ठीक है। जितना वो सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आया। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, ठीक है। आप लोगों ने अगर मार्वल्स की एवेंजर्स देखी है, ठीक है, मार्वल की अगर आपने एवेंजर्स देखी है, तो एवेंजर्स में देखा होगा थैनोस ने ये गॉन्टलेट पहना था जिसमें 5 मड़ियां लगी थी, 5 या 5 मड़ियां लगी थी, ठीक है, अनंत मणि जिसे कहते हैं। तो उन मड़ियों से क्या हुआ? उनने आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया। फिर एवेंजर्स एंड गेम जो इन्फिनिटी वॉर के बाद आई थी, इसमें क्या हुआ? हल्क जो है, यानी कि ब्रूस बैनर, ठीक है, हल्क ने एक गॉन्टलेट पहना जो कि टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया था। अब इसने जब ये गॉन्टलेट पहना तो इसने भी चुटकी बजा के उन लोगों को वापस ले आया जिन लोगों को थैनोस ने गायब किया था। तो हल्क ने क्या करा? एक चैलेंज को एक्सेप्ट करा। चैलेंज कैसे? क्योंकि इस गॉन्टलेट को जो पहनेगा वो पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि उस जिस हाथ में उसने वो गॉन्टलेट पहना था, ठीक है, वो मुष्टिबंद पहना था, तो उसका एक साइड का पूरा हाथ जो है वो जल गया था और बिल्कुल पैरालाइज की तरह हो गया था, जिसको सही होने में कई साल लग गए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती जो ये थी कि वो वापस लाना था उन लोगों को जिनको थैनोस ने गायब करा था। तो हल्क ने क्या करा? एक्सेप्ट द गॉन्टलेट करा, उसने गॉन्टलेट को पहना, यानी कि टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क। जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था वो हल्क ने करा, यानी कि उसने चुनौती को स्वीकार करा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, डिस्पाइट द रिस्क शी एक्सेप्टेड द गॉन्टलेट ऑफ लीडिंग द हाई स्टेक्स नेगोशिएशन विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, रिस्क होने के बावजूद उसने क्या करा? चुनौती को स्वीकार किया और लीड करा हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एस अप वंस स्लीव। एस अप वंस स्लीव क्या होता है बच्चों? अ सीक्रेट एडवांटेज और प्लान केप्ट हिडन अंटिल नीडेड। कुछ भी ऐसी चीज होना जो कि बहुत ही सीक्रेटली आपने संभाल के रखी हो, जो आपके बहुत ही काम आएगी। देखो, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं जो कि आराम से आप समझ जाओगे। देखो, आप लोगों ने मेरे वीडियो में अक्सर समोसे का जिक्र सुना होगा। समोसा एक नेशनल इशू है, मैं इसीलिए इसके ऊपर बात करता हूं, इसीलिए इसका इस्तेमाल करता हूं अपनी वीडियोस में। समोसा नेशनल इशू कैसे है, आप लोग ये पूछ रहे हो। देखो, समोसा एक नेशनल इशू है क्योंकि इसके बारे में पार्लियामेंट में बात हुई है, इसके लिए मुद्दा उठा है कि 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में समोसे का जो आकार है, यानी कि साइज है, वो बदलता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। जो प्राइस है वो भी कहीं 15 रुपए है, कहीं 20 रुपए है, कहीं 10 रुपए है। तो माननीय सदस्य जो हमारे पार्लियामेंट के हैं, इन्होंने ये चर्चा का विषय बनाया था समोसा, ठीक है, ये मुद्दा उठा था, इसीलिए मैं इसको इतना महत्व देता हूं। तो यहां पे सपोज करो, जब आप समोसा खरीदते हो 10, 20, 15 रुपए का, तो वो क्या होता है? आप खा लोगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हुआ? आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा, ठीक है, अगले दिन आपके पेट में दर्द हो सकता है, सड़ी गली चीजें बाहर की खाओगे तो बिल्कुल बीमार पड़ोगे।
अब देखो 10 15 20 रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट करा, ठीक है, जिसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिलना, उल्टा बीमारी मिलनी है। अगर आप यही 10 15 रुपए रोज के बचा लो, ठीक है, कि 10 15 रुपए बचा के आप इसको महीने में जोड़ो तो कितने हो जाते हैं। सपोज करो 600 या 450 रुपए आप जमा कर रहे हो, ठीक है। अगर समोसा 15 का है तो 450 रुपए, अगर 20 का है तो 600 रुपए। तो ऑन एन एवरेज आपको 500 रुपए बचाने हैं और इसको एसआईपी में लगाना है। एसआईपी से क्या होगा, सपोज करो आपकी महिला मित्र ने आगे चल के मांगा कि मेरे लिए एक मंगलसूत्र लाओ, ठीक है, मंगलसूत्र लेकर आओ। तो मंगलसूत्र खरीदने के लिए आपको भीख न मांगनी पड़े, तो इससे अच्छा है अपनी एसआईपी से विड्रॉ करो, ठीक है। आप हर महीने 500 रुपए जो इन्वेस्ट करोगे इस पे आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो एसआईपी जब आप विड्रॉ करोगे तो आपका जो मंगलसूत्र का पैसा होगा वो आप बनवा सकते हो बिना किसी से भीख मांगे, ना किसी दोस्त से आपको मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना घर वालों से। तो इंस्टेड ऑफ दिस पार्लियामेंट्री डिबेटेड समोसा या नेशनल इशू जो है समोसा, ठीक है, उस पे ना खर्च करके अगर आप लोग एसआईपी पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या होगा, एक गुप्त लाभ होगा या ऐसी योजना होगी जो जरूरत पड़ने पर आपके लिए जो है उपयोगी होगी। बहुत क्लियर है यहां तक सभी को। ड्यूरिंग द डिबेट ही रिवील्ड एन एस अप हिज स्लीव बाय प्रेजेंटिंग इररिफ्यूटेबल एविडेंस एट द परफेक्ट मोमेंट। देखो बहस के दौरान उसने क्या करा, एक ऐसा एविडेंस रिवील करा जिसको रिवोक ना किया जा सके, जिसको चैलेंज ना किया जा सके। रिफ्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको रिवोक ना किया जा सके, ठीक है, चैलेंज ना किया जा सके। तो उसने एक ऐसा एविडेंस बिल्कुल सही समय के लिए संभाल के रखा था जिसका उसे इंतजार था, एक ऐसा मोमेंट आया जब मैं इस एविडेंस को यहां पे प्रस्तुत करूं। तो उसने क्या करा, एन एस अप हिज स्लीव करा, यानी कि उसने एक सीक्रेट एविडेंस अपने लिए बचा के रखा जो जरूरत पड़ने पे उसके लिए क्या हुआ, बहुत ही काम आया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एक्लिस हील्स, यानी कि कोई एक ऐसा मजबूत व्यक्ति जो कि बहुत ही शानदार व्यक्ति हो, बहुत ही मजबूत हो, लेकिन उसकी एक कमजोरी हो, ठीक है, और उसकी जो कमजोरी हो उसी को हम कहते हैं एक्लिस हील्स, ठीक है। अ वीकनेस और वल्नरेबिलिटी इन एन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग पर्सन और थिंग, किसी मजबूत व्यक्ति या चीज में कमजोरी होना। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, हिज इनेबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली प्रूव्ड टू बी हिज एक्लिस हील ड्यूरिंग क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। देखो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में हमें करना क्या होता है, हमें या तो वो समय से पहले खत्म करना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, हमें जल्दी खत्म करना होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, या फिर एटलीस्ट समय पे खत्म करना होता है। तो इसकी जो इनएबिलिटी है वो ये है ही नहीं कि वो समय को मैनेज कर सके। हिज इनएबिलिटी टू मैनेज टाइम, उसकी जो क्षमताएं हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है समय को मैनेज करने में, कि वो उसको सही तरीके से उपयोग कर सके, ठीक है। किसी भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट में वो क्या है, बिल्कुल सक्षम नहीं है कि वो समय को मैनेज कर सके। क्लियर है। तो ये जो उसकी कमी है ये क्या है, एक्लिस हील है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा एसिड टेस्ट। देखो एसिड टेस्ट क्या होता है, एसिड टेस्ट मुहावरा जो है वो यूज किया जाता है किसी भी चीज की गुणवत्ता को जानने के लिए, कि उसकी क्वालिटी जो है, ठीक है, वो क्या है, वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। किसी भी चीज का जो एक निर्णायक परीक्षण होता है उसको जानने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं मुहावरा एसिड टेस्ट। अ डिसिसिव टेस्ट टू प्रूव द वर्थ और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की गुणवत्ता या मूल्य को साबित करने वाला निर्णायक परीक्षण, यानी कि अग्नि परीक्षा, ठीक है। द फाइनल प्रेजेंटेशन सर्व्ड एज द एसिड टेस्ट ऑफ हर एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अंडर प्रेशर। जो उसका फाइनल प्रेजेंटेशन था वो क्या था, उसके लिए एक अग्नि परीक्षा थी, यानी कि उसका एसिड टेस्ट था कि जान सके कि उसकी जो क्षमता है किसी भी जटिल चैलेंज को हैंडल करने की जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये जो टेस्ट था उसका क्या था, एसिड टेस्ट था। जो उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन है, जो उसकी क्षमता को जानने के लिए ये लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एसिड टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। क्लियर है। तो यही खत्म होता है हमारा आज की क्लास का लास्ट स्टेडियम, जो कि था एसिड टेस्ट। क्लियर है यहां तक सभी को। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है इस क्यूआर कोड को स्कैन, ठीक है। ये जो प्यारा सा क्यूआर कोड दिख रहा है, SSC 24/7 विद विवेक सर, तो इसको ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर आपको हर वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत ही जल्द सारी PDFs भी मिलेंगी, आपको यहाँ पे क्विजेस भी मिलेंगी।
और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि आपको जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो सब एक भी वीडियो आप मिस ना करो, और ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ाई अपनी जारी रखो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, शानदार सी क्लास में, जिसमें हम करेंगे अपने आगे की वोकैबुलरीज। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और अपने आप को पढ़ाई में झोंके रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।